तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। मेरा नाम है मनदीप और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ, इससे पहले हमने पार्ट 3 पढ़ा फंडामेंटल राइट्स। ये पार्ट 4 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 4 है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो क्या होते हैं डीपीएसपीज, ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोविजंस क्या है, इसमें जो आर्टिकल्स है 36 से 51 तक, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है वो हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है कि डीपीएसपीज की मीनिंग क्या है। डीपीएसपीज की मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, उसको इंस्ट्रक्शंस देती है, उसको गाइडलाइंस देती है। ठीक है, तो डीपीएसपी वो प्रिंसिपल्स है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, स्टेट को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है डीपीएसपी का, वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। ठीक है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। तो एक बार पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो प्रिंसिपल विच डायरेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। स्टेट में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्लस में स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों क्या करती है, जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो भी स्कीम्स लेके आती है, उस स्कीम को डायरेक्शन कौन देता है, इस स्कीम को डायरेक्शन डीपीएसपीज देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देता है। तो वो यही चीज़ यहाँ पे कह रखा है कि प्रिंसिपल विच डायरेक्ट द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट्स आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी इज टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। जो डीपीएसपीज है, उस डीपीएसपीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, डीपीएसपीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लाए गए, उसको लाने का कारण ये है क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट के लिए हम क्या लेके आए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज को लेकर आए। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, वेलफेयर एक स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये तीनों ही इक्वालिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल तीनों ही इक्वालिटी हो, इसको हम क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट। तो यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी जहाँ पे हो वो क्या होता है, एक वेलफेयर स्टेट होता है। तो डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। ठीक है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। डीपीएसपी जो है हमारे संविधान में हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक थे। ठीक है, अभी जो हम डीपीएसपीज पढ़ रहे हैं, डीपीएसपीज पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। ठीक है, 36 टू 51 तक है। तो यहाँ पे हम डीपीएसपीज में बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो स्टेट के लिए ज़रूरी है। तो डीपीएसपीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसका ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा और कहाँ से लिया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जो डीपीएसपीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसको हमने क्लासीफाई किया है, उसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, जो डीपीएसपीज है, इस डीपीएसपीज में कुछ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं। उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति से, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो। कुछ ऐसे प्रोविजंस को हमने क्या किया है, डीपीएसपीज में ऐड किया है। उसके बाद हम कुछ मिसलेनियस देखेंगे, मिसलेनियस यानी कि मिक्स्ड डीपीएसपीज वगैरह जो है वो हम इसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है हमारी वो है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, यानी कि डीपीएसपीज में कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जो इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, तो इसको हम एक बार पढ़ते हैं। देखिए
द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, तो हमारे डीपीएसपीज में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटीज़ की बात करते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं। इसमें क्या है कि ये आर्टिकल्स भी इसमें दे रखे हैं, जैसे कि ये 39 क्लॉज ए में दिया गया है, ये 39 क्लॉज सी में दिया गया है, ऐसे दिया गया है। बट आपको आर्टिकल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स को याद रखिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हमारे डीपीएसपीज में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। तो पहला है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि राज्य प्रयास करेगा, जो स्टेट होगा वो स्टेट कोशिश करेगा कि मैन हो चाहे वुमेन हो, उन दोनों को क्या दे, आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, उनको वर्क दे, उनको काम दे, ताकि वो क्या कर सके, कमा सके, अर्निंग कर सके, और अर्न करके क्या कर सके, अपने लिवलीहुड को, अपने जीवन को चला सके। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फीवर हैंड्स। डीपीएसपी कहता है कि राज्य एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम को बनाएगा, एक ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की स्थापना करेगा जहाँ पे वेल्थ जो है, संपत्ति है, वो किसी एक के हाथों में कंसंट्रेट ना रहे, या फिर कुछ ग्रुप के हाथ में ही कंसंट्रेट ना रहे। मतलब वेल्थ का क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक समान डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके बाद कहता है सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। तो डीपीएसपी कहता है कि चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों अगर एक समान काम कर रहे हैं तो उनको क्या दिया जाएगा, इक्वल वेजेस दिया जाएगा, इक्वल वर्क फॉर बोथ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर वो एक समान काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट क्या दिया जाएगा, इक्वल पेमेंट दिया जाएगा, जितना मैन को दिया जाएगा उतना ही वुमेन को दिया जाएगा। अगला सिक्योरिंग सूटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस फॉर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो डीपीएसपी जो है ये सुनिश्चित करता है, डीपीएसपी ये सुनिश्चित करता है कि राज्य क्या करे, सबको सूटेबल एम्प्लॉयमेंट दे। सूटेबल एम्प्लॉयमेंट मतलब उनके योग्यता के अनुसार, जो लोग हैं, लोग में क्या क्या एबिलिटीज़ है, वो क्या करने लायक है, उनके योग्यता के अनुसार उनको क्या दे, उनको एम्प्लॉयमेंट दे। एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर मैन वुमेन एंड द चिल्ड्रन। और जो मैन हैं, वुमेन हैं एंड चिल्ड्रन है, इनको क्या करें, हेल्दी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी खासी हो, माहौल वहाँ का अच्छा हो, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। अगला कहता है कि गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन। अगर किसी बच्चे का, अगर किसी चिल्ड्रन का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, खासकर उस बच्चे का जो 14 साल से नीचे का है, अगर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या फिर उसका मोरल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें समझ नहीं है अच्छे बुरे की, नैतिकता के स्तर पर वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो इसमें राज्य क्या करेगी, राज्य इनको सुरक्षा देगी। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से एंड मोरल डिग्रेडेशन से बचाए। देखिए ये जो एक्सप्लॉयटेशन है हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था, आर्टिकल 24 में भी पढ़ा था कि बच्चे को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो बच्चा क्या करे, वो बच्चा किसी हजार्डुअस फैक्ट्री में, माइंस में काम करे। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन से बच्चों को सुरक्षा देगा। अगला राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो देखो क्या होता है कि अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो राज्य क्या करेगा, राज्य व्यक्तियों को काम प्रोवाइड करेगा, उनको वर्क देगा। अगर अनएजुकेटेड है बच्चे तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा और पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। पब्लिक असिस्टेंस मतलब कि लोग सरकार की मदद ले पाए, लोग सरकार की हेल्प ले पाए। ठीक है, इन सर्टेन केसेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है तो काम देगा, ओल्ड एज में कुछ स्कीम्स, पेंशन वगैरह जैसे स्कीम्स चलाएगा। उसके बाद सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज़ है तो इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, इन सब मामलों को हैंडल करने के लिए राज्य क्या करेगा, कुछ स्कीम्स लेकर आएगा। अगला कहता है प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। यानी कि राज्य कुछ ऐसे प्रयास करेगा जिससे वर्किंग कंडीशन जो हो, वर्किंग कंडीशन क्या हो, न्याय संगत हो, जस्ट मतलब न्याय संगत हो, और ह्यूमन हो, मानवीय वर्किंग कंडीशन हो। ऐसा नहीं है कि पशुओं की तरह व्यवहार किया जा रहा है, आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, आपसे दिन रात काम ही करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, राज्य इस चीज़ का ध्यान रखेगा। और उसके बाद मैटरनिटी रिलीफ देगा। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ देगा, जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को क्या मिलेगा, मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। तो राज्य इन सब चीज़ों के लिए प्रयास करेगा। ठीक है,
अगला क्या कहता है डीपीएसपी, अगला कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स। देखिए डीपीएसपी कहता है कि जितने भी वर्कर्स हैं, वर्कर्स क्या करते हैं, काम करते हैं, चाहे वो फैक्ट्रीज में हो, चाहे वो किसी भी कंपनीज में हो, वो काम करते हैं। तो डीपीएसपी कहता है कि राज्य को ये प्रयास करना चाहिए, राज्य को ये प्रयास करना चाहिए कि वर्कर्स का जो रोल है, वर्कर्स का जो रोल है वो केवल काम तक ही सीमित ना रहे। वर्कर्स आए, काम किए, चले गए, ये रोल यहाँ तक सीमित ना रहे। वर्कर्स क्या करें, अंडरटेकिंग्स यानी कि जो कंपनी वगैरह है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, उसकी मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करे। जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करे, अपना ओपिनियन दे, वो क्या सोचते हैं, उनकी विचार क्या है, ये सब चीज़ें क्या करें, इन सब चीज़ों का प्रयास करें। अगला है प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग सेक्शंस ऑफ द पीपल स्पेशली द एससीज एंड एसटीज। तो क्या करे, डीपीएसपी कहता है कि राज्य क्या करेगा, राज्य जो है एससी एसटीज या फिर जो वर्किंग सेक्शंस है, इनके इकोनॉमिक ग्रोथ में इनकी मदद करेगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इनको क्या करेगा, कुछ आर्थिक हेल्प देगा, कुछ इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करेगा ताकि अपना ग्रोथ कर सके, और उसके बाद इनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये कह रहा है 9th पॉइंट। 10th क्या है, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर्स कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। तो राज्य क्या करे, राज्य कुछ ऐसे प्रोविजंस करे ताकि सब वर्कर्स को क्या मिल सके, रीजनेबल लेजर मिल सके। रीजनेबल लेजर्स का मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनसे काम ही करवाते रह जाएं, आए सुबह आए शाम तक काम ही काम, उनको आराम का मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है, उनको आराम का मौका मिलना चाहिए, उनको पर्याप्त छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। उसके बाद क्या है, कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, उनको एजुकेशन में, आर्ट्स में, इन सब चीज़ों में क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। ठीक है, 11th कहता है मेकिंग एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को डीपीएसपी कहता है कि राज्य को कुछ ऐसे एफर्ट्स लेने चाहिए ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, हाई हो, उनका पब्लिक हेल्थ क्या हो, पब्लिक हेल्थ ठीक रहे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हो। तो ये कहता है 11th पॉइंट। 12th है प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। तो डीपीएसपी कहता है कि हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जिसकी उम्र क्या है 5 साल से 6 साल से कम है, जिसकी उम्र 6 साल से कम है, तो 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये क्या करेगा, ये अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये था कि डीपीएसपी क्या कहता है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल को लेकर। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल, कौन कौन से सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है जो हमारे डीपीएसपी में शामिल है। तो ये 12-13 पॉइंट यहाँ पे थे। ठीक है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 8-9 याद कर लीजिए, बहुत है। अब आगे चलते हैं। देखिए गांधीयन प्रिंसिपल्स, तो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उसमें गांधी के कुछ विचारधाराओं को ऐड किया गया है। गांधी क्या सोचते थे, गांधी की क्या आइडियोलॉजीज थी, उन आइडियोलॉजीज को इसमें क्या किया गया है, लिया गया है। जैसे कि टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये आपको मिलेगा आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 में शायद देख लेना एक बार। तो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो ये क्या कहता है कि विलेज पंचायतों का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। डीपीएसपी कहता है, गांधी की ये विचारधारा है, ये सारी गांधी की विचारधारा है जो डीपीएसपी में लिखी गई है। तो पहली चीज़ की ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, इसीलिए क्या किया जाएगा, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज है जो गांव वाले इलाके हैं, गांव इलाकों में क्या किया जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्रीज़, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गई, इनको प्रमोट किया जाएगा ताकि रूरल एरियाज़ का भी डेवलपमेंट हो सके। आगे देखिए, टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो डीपीएसपी कहता है, ये गांधी की विचारधारा है, डीपीएसपी कहता है कि ये क्या करेगा, कुछ ऐसे ड्रिंक्स जो हेल्थ के लिए इंजूरियस है, ठीक है, या फिर ऐसे ड्रग्स जिसके हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है, उसको क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा, उनके यूज़ पर रोक लगाया जाएगा। केवल मेडिकल पर्पस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ये जो ड्रिंक्स है, ड्रग्स है, इसका मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ऐसे इसका यूज़
नहीं किया जाएगा, ये डीपीएसपीज कहता है। प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउस एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स, तो जितने भी मिल्च एनिमल्स हैं, मिल्च मतलब कि दूध देने वाले एनिमल जिनसे हमें मिल्क मिलता है, दूध मिलता है, तो जितने भी मिल्च एनिमल्स है, ड्रॉट एनिमल्स है, जैसे कि काउस वगैरह हो गए, काउस वगैरह हो गए, तो इनकी हत्या पर रोक लगाया गया है, इनकी हत्या पर रोक लगाया गया है। आगे देखते हैं, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। तो डीपीएसपीज कहता है कि क्या किया जाएगा, जो वीकर सेक्शंस है, जैसे कि हमारा शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, एंड जो ओबीसीज है, सॉरी ओडब्ल्यूएस है, अदर वीकर सेक्शंस है, इनका क्या किया जाएगा, इनको एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, इनके एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इनकी मदद की जाएगी, मतलब इनको एजुकेशन मिल सके, इनको इकोनॉमिक हेल्प मिल सके, इस चीज़ के लिए क्या करेगा, राज्य प्रयास करेगा। तो ये आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स था जो हमारे डीपीएसपीज में लिया गया है। ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधी जी की आइडियोलॉजीज है, इन आइडियोलॉजीज को डीपीएसपीज में इंक्लूड किया गया है, डिफरेंट आर्टिकल्स में ये मेंशन है। आपको आर्टिकल याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा कि कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स इसमें शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डीपीएसपीज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए डीपीएसपीज में कौन कौन से हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पॉइंट है कि प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। डीपीएसपीज में लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेगा। उसके बाद मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, जो नेशंस हैं उन नेशंस के बीच में सम्मानजनक अपनी क्या करेगा, अपने संबंध बनाएगा, ठीक है, और न्यायपूर्वक संबंध रखेगा सबके साथ। उसके बाद फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, उन ट्रीटीज़ को क्या करेंगे, हम मानेंगे, ऐसा डीपीएसपीज में मेंशन है। उसके बाद एनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, अगर कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है, किसी भी देश में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इन सब को क्या करेगा, इन सबको आपसी सहमति के साथ सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इन सबको आपसी सहमति के साथ सॉल्व किया जाएगा, ये मेंशन है हमारे डीपीएसपीज में। तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये 4 पॉइंट डीपीएसपीज में मेंशन है, ये 4 पॉइंट डीपीएसपीज हमें कहता है। आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे क्या है, मिसलेनियस, कुछ अदर प्रोविजंस भी है, उस प्रोविजंस को हम देख लेते हैं। जैसे कि टू सिक्योर फॉर ऑल इंडियंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो डीपीएसपीज क्या कहता है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो मेंशन है ये आर्टिकल 44 में मेंशन है, आर्टिकल 44 में मेंशन है कि इंडिया में क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कि कुछ ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो पूरे उसमें क्या हो, पूरे देश में एक समान हो, पूरे इंडिया में एक समान हो, ठीक है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऐसा डीपीएसपीज में मेंशन है। उसके बाद टू सेव इन्वायरमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, तो राज्य की ये भी जिम्मेदारी होगी कि राज्य क्या करे, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाए। उसके बाद जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, उस वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करे, ये राज्य की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। उसके बाद टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर डिसबर्समेंट ऑफ फ्री लीगल जस्टिस थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन, तो राज्य क्या करेगा, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स करेगा कि हर व्यक्ति को क्या मिल सके, लीगल जस्टिस मिल सके, सूटेबल लेजिस्लेशन से उनको क्या मिल सके, लीगल जस्टिस वगैरह मिल सके, राज्य इस चीज़ के लिए प्रयास करेगा। ये चीज़ अपने डीपीएसपीज में मेंशन है। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा, ठीक है, पहले हमने देखा सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो डीपीएसपीज में दिए गए हैं। उसके बाद हमने देखा कि गांधीयन प्रिंसिपल्स जो डीपीएसपीज में दिए गए हैं। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हमने ऐसे देखे जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, और अभी मिसलेनियस प्रिंसिपल्स को हमने देखा। ये सारे हमारे डीपीएसपीज में मेंशन थे, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे हुए थे। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए डीपीएसपीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में, जिसमें 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं। तो डीपीएसपीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे कि
एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन में उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं। एजुकेशन के यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन सबको मिले, एजुकेशन सबको मिले, सब तक एजुकेशन की एक्सेस हो। उसके बाद चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ प्रोविज़न सरकार ने किए हैं। वो क्या प्रोविज़न्स थे या फिर क्या है वो, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक बार पढ़ते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ पहले। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ तो लगभग भारत की लिटरेसी उस समय केवल 14% थी। 14% लोग भारत में ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, ठीक है। इनके अलावा बाकी सब इलिटरेट थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। और इसका कारण ये था, इतना कम लिटरेसी रेट जो था, इसका कारण ये था कि बहुत सारे बच्चे जो होते थे वो अपनी प्राइमरी लेवल पे ही एजुकेशन को क्या कर देते थे, छोड़ देते थे, एजुकेशन को लीव कर देते थे, ड्रॉप आउट ले लेते थे प्राइमरी लेवल पे ही। और इससे क्या हुआ, प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट लेने से क्या हुआ, 15 से 35 साल की उम्र के जो लोग थे उनमें इलिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वो बहुत ज़्यादा असाक्षरता दर उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर क्या हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी नेशन के या फिर किसी भी देश के प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार ने क्या किया, कुछ ऑपरेशंस चलाए, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप कहते हैं, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया। उसके बाद एक और ऑपरेशन चलाया था, वो आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, इसमें क्या किया गया, ये ऑपरेशन उन लोगों के लिए चलाया गया था जिन लोगों ने क्या किया था, जिन लोगों ने प्राइमरी लेवल पे ही अपने एजुकेशन से ड्रॉप आउट ले लिया था। ये ड्रॉप आउट्स के लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ड्रॉप आउट्स, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने, और इसके साथ साथ जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने नाइट स्कूल्स वगैरह चलाएं ताकि लोग एजुकेशन ले सके। कई सारे स्टेट ने क्या किया, कई सारे स्टेट ने इसमें कई सारे स्टेट ने क्या किया, कई सारे स्टेट ने कुछ ओपन एजुकेशंस वगैरह चलाए, ओपन एजुकेशन सिस्टम वगैरह चलाए। और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, NIOS जैसे प्रोग्राम को लेकर आए। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जैसे चीज़ों को लेकर आए। और इन सब चीज़ों का मकसद ये था कि वो क्या कर सके, एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर सके, एजुकेशन सब तक दे सके, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब एक बार इसको हम पढ़ते हैं, ये मैंने आपको ब्रीफ में समझाया है, एक बार इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की एट इंडिपेंडेंस ओनली 14% ऑफ इंडियंस वर लिटरेट। तो आज़ादी के समय केवल 14% भारतीय ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। अ मेजर प्रॉब्लम इज दैट हाई नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स एट द प्राइमरी स्टेजेस। और एक मेन प्रॉब्लम क्या थी, मेन प्रॉब्लम ये थी कि प्राइमरी स्टेजेस पे ही बहुत से लोग क्या कर लेते थे, ड्रॉप आउट ले लेते थे। इसके कारण क्या हुआ, विच हैज़ इंक्रीज इलिटरेसी अमंग पीपल एज 15 to 35 ईयर, जिसने क्या किया, 15 से 35 साल के लोगों के बीच में असाक्षरता को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इलिटरेसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। द गवर्नमेंट लॉन्च द नेशनल लिटरेसी मिशन। गवर्नमेंट को समझ में आ रहा था कि अगर हमें अपने देश का प्रोग्रेस करना है, देश को प्रगति की ओर ले जाना है, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नेशनल लिटरेसी मिशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नेशनल लिटरेसी मिशन एंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया, ठीक है। अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में ये चलाया। और ये जो ऑपरेशन चलाए थे, नेशनल लिटरेसी मिशन और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये उन लोगों के लिए चलाया गया था जिन्होंने क्या किया था, अपने अर्ली स्टेज में ही ड्रॉप आउट ले लिया था, प्राइमरी स्टेज में ही ड्रॉप आउट ले लिया था, ठीक है। द गवर्नमेंट सेटअप वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ओपन नाइट स्कूल्स एंड अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स। तो कई सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे जिन्होंने नाइट स्कूल्स को ओपन किया, अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स वगैरह उन्होंने चलाने शुरू किए, ठीक है। द गवर्नमेंट सेटअप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIOS की स्थापना की गई, ठीक है। एंड सिवरल ओपन यूनिवर्सिटी, और कई सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई टू अचीव यूनिवर्सल एजुकेशन, ताकि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसका क्या हो सके, यूनिवर्सलाइजेशन हो सके, वो सब तक पहुंच सके। आपको याद होगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 2002 में,
2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, विच मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21, ये वाला आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, और इसमें ये कहा गया था कि स्टेट क्या करेगा, स्टेट फ्री एंड लीगल और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। दो मच प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, मच मोर इज स्टिल नीडेड टू अचीव द गोल ऑफ ट्रू वेलफेयर स्टेट। तो हालांकि इन सब प्रोग्राम से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, बट अभी हमें और आगे जाना है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर बनाना है। तो यही था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव लिए थे, जो जो चीज़ें किया था, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। अगला क्या है, देखिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आपको समझ में आ गया। अगला है चाइल्ड लेबर। अगला क्या है, चाइल्ड लेबर। तो यहाँ पे समझिए, देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 में ये चीज़ मेंशन है कि 14 साल से नीचे के किसी भी बच्चे को हम हज़ार्डुअस प्लेसेस में, जैसे कि माइंस या फिर फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करवाएंगे। माइंस या फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करवाएंगे, ये इलीगल होगा, ठीक है। माइंस या फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं करवाएंगे, ये क्या होगा, ये इलीगल होगा। ये इलीगल होगा। कई सारे डीपीएसपीज भी कहते हैं, हमारे पास डीपीएसपीज भी हैं जो ये कहते हैं कि राज्य प्रयास करेगा कि बच्चों को क्या कर सके, एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सके, बेटर कंडीशंस उनको प्रोवाइड कर सके, ताकि वो क्या करे, अपना डेवलपमेंट करे। कई सारे डीपीएसपीज ये कहते हैं, बट इसके बावजूद भी, इन दोनों प्रोविजंस के बावजूद भी चाइल्ड लेबर अभी भी हमारे भारत में एग्जिस्ट करता है। उसका कारण क्या है? चाइल्ड लेबर के एग्जिस्ट करने का कारण ये है कि आजकल जो माता पिता हैं उनमें अवेयरनेस की कमी हो रही है। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या करें, उनके चिल्ड्रन जो है वो वर्क करे, काम करे और फैमिली को कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि पॉवर्टी है, गरीबी है, पिता अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा दे नहीं सकता, तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चे को काम में लगा देता है, वर्क में लगा देता है, ठीक है। और इसीलिए आज भी क्या करता है, इन अवेयरनेस की कमी के कारण या फिर पॉवर्टी वगैरह के कारण आज भी चाइल्ड लेबर इंडिया में एग्जिस्ट करती है। तो एक बार इसको हम पढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए, चाइल्ड लेबर। तो वन डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेज चिल्ड्रन शुड गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू ग्रो इन ए हेल्दी वे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एंड फैसिलिटी देनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, हेल्दी वे में अपना ग्रोथ कर सके, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन थ्रू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 24 में मेंशन है, विच प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन माइंस एंड अदर हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो हमारे पास कई सारे ऐसे आर्टिकल्स भी है, आर्टिकल 24 जैसे कि है, जो क्या कहता है कि बच्चे से जो 14 साल से नीचे हैं, वो बच्चे जो 14 साल से नीचे हैं, उनसे हम कुछ हजार्डस प्लेसेस में, माइंस फैक्ट्रीज वगैरह में काम नहीं कराएंगे। बट इन सब के बावजूद, हाउएवर, चाइल्ड लेबर स्टिल कंटिन्यू, चाइल्ड लेबर अब भी क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, चाइल्ड लेबर अभी भी एग्जिस्ट करता है। इन मेनी केसेस पेरेंट्स मेक चिल्ड्रन वर्क टू अर्न मनी एंड सपोर्ट द फैमिली। तो बहुत से केसेस हमें देखने को मिले हैं ऐसे, जिसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम करें, पैसे लाएं, और वो क्या करें, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, ठीक है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। पॉवर्टी, सोशल प्रेशर, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड वीक सोशल कमिटमेंट आर मेजर रीजंस वाई चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट। तो ये कुछ कारण दे रखे हैं जो चाइल्ड लेबर अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसका कारण, ये कुछ कारण दे रखे हैं, जैसे कि गरीबी है, बच्चों को मजबूरन काम करना पड़ता है, उसके बाद सोशल प्रेशर है, सामाजिक दबाव, लैक ऑफ अवेयरनेस, वीक सोशल कमिटमेंट्स आर मेजर रीजंस वाई चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण चाइल्ड लेबर अभी भी एग्जिस्ट करता है। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी एंडेड बाय गवर्नमेंट लॉज अलोन। देखो, अगर हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, चाइल्ड लेबर को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड लेबर गवर्नमेंट ने कागज़ पे कानून बना दिया कि इन लोगों से काम नहीं करवाया जाएगा, इस बच्चे से काम नहीं करवाया जाएगा, 14 साल से छोटा है, ये काम नहीं करेंगे हज़ार्डस प्लेसेस वगैरह में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ख़त्म हो जाएगा चाइल्ड लेबर। इसके लिए ज़रूरी क्या है, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए लोगों को अवेयर होना होगा, लोगों को अवेयर होना होगा, माता पिता को अवेयर होना होगा, तभी चाइल्ड लेबर ख़त्म हो सकता है। सो इट कैन बी रिमूव्ड ओनली व्हेन सोसाइटी एंड फैमिलीज ऑल्सो बिकम अवेयर एंड विलिंग टू स्टॉप द चाइल्ड लेबर। तो वही चीज़ है कि अगर सोसाइटी और फैमिली इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाती है और वो इस चीज़ को तय कर लेती है चाइल्ड लेबर को ख़त्म करेंगे, तो इसको क्या किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, एंड किया जा सकता है। सो डॉक्टर APJ कलाम्स ड्रीम ऑफ डेवलप्ड इंडिया कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड आर गिवन द राइट्स टू एजुकेशन, सेफ्टी एंड हैप्पी चाइल्डहुड। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जो सपना था डेवलप्ड भारत को लेकर, उस सपने को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब बच्चों को क्या किया जाए, बच्चे जो कि कल के फ्यूचर है, आने वाले टाइम के फ्यूचर हैं, उनको क्या किया जाए, उनको प्रोटेक्ट रखा जाए, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन से उनको प्रोटेक्टेड रखा जाए। उसके बाद उनको कुछ अधिकार दिए जाए, उनको एजुकेशन का अधिकार दिया जाए, उनको सेफ्टी दी जाए एंड हैप्पी चाइल्डहुड दिया जाए, ठीक है। तो ये सब अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो डेवलप भारत का सपना देखा था वो डेवलप भारत बन सकता है, ठीक है। बट इसके लिए इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। हाँ जी, तो ये भी हो गया आपका चाइल्ड लेबर। अगला है स्टेटस ऑफ वुमेन। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा समाज शुरू से ही मेल डोमिनेंट सोसाइटी रहा है, जहाँ पे मेल डोमिनेंट रहा है। मेल हमेशा, जैसे कि एक फैमिली है, इस फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली कौन होता था, मेल होता था, वुमेन बाद में आती थी। 2001 में जो सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उस सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का लगभग 48.3% जो थी वो क्या थी, वुमेन्स थी। 48.3% जो थी वो टोटल पॉपुलेशन का वो क्या थी, वुमेन्स थी। तो अगर वुमेन्स इतनी लार्ज अमाउंट में, इतनी लार्ज संख्या में हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि हम सोसाइटी को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब हम इनको कुछ राइट दें, इनको हम प्रोटेक्टेड रखें, इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो वही चीज़ है कि गवर्नमेंट ने वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वुमेन्स को कुछ राइट दिए हैं, कुछ ऐसे स्कीम्स लेकर आए हैं ताकि वुमेन्स को भी उतना अधिकार मिल सके जितना अधिकार मेल को मिलता है। तो क्या है ये स्टेटस ऑफ वुमेन, आगे पढ़ते हैं। देखिए, हाँ जी, स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इंडियन सोसाइटी मेल डोमिनेट, तो इंडियन सोसाइटी हमेशा से मेल डोमिनेटेड रही है बिकॉज ऑफ सोशल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक पर्दा, डाउरी, सती, वाइफ बीटिंग एंड चाइल्ड मैरिज। तो इन सब सोशल प्रैक्टिसेस के कारण क्या करना पड़ा है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, उनको बहुत ज़्यादा अन्याय का सामना करना पड़ा है। पर्दा हो गया, डाउरी हो गया, सती हो गई, या फिर वाइफ बीटिंग एंड चाइल्ड मैरिज वगैरह, ठीक है। इनके कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशंस का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा है। तो 48.3% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस ऑफ 2001 इज वुमेन। तो जैसा कि मैंने बताया, 2001 के सेंसस के हिसाब से लगभग 48% जो टोटल पॉपुलेशन थी वो महिलाएं थी। इम्प्रूविंग देयर स्टेटस एंड एजुकेशन बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। देखिए, तो अगर 48.3% हमारे पास महिलाएं हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको क्या करें, उनको एजुकेशन दें, ठीक है, उनके स्टेटस में, उनके एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दें। और ये किया भी गया है फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए, DPSPs के ज़रिए ये किया भी गया है। यहाँ तक कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी कहता है कि हम कोई भी ऐसा प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे जो वुमेन्स की डिग्निटी के अगेंस्ट में हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो वुमेन हैव बीन गिवन इम्पॉर्टेंट राइट्स, तो महिलाओं को कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है, पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, की जितना काम करेंगी उतना ही उनको वर्क मिलेगा, मतलब पुरुषों के बराबर मिलेगा इनको सैलरी वगैरह।
तो हेल्थ केयर फॉर वुमेन वर्कर्स, जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाए। उसके बाद एंड मैटरनिटी रिलीफ जैसी कुछ पॉलिसीज़ है या फिर कुछ राइट्स हैं जो इन महिलाओं को प्रोवाइड किए गए हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो आगे टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट एंड डिग्निटी मैनी लॉज एंड कोर्ट डिसीजन हैव बीन पास्ड अगेंस्ट क्रूशियल प्रैक्टिसेस लाइक डाउरी, ब्राइड बर्निंग, वाइफ बीटिंग, सती, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये जितने भी है ना, ये जितने भी है, इन सब के अगेंस्ट में क्या किया गया है, कई सारे लॉज लाए गए हैं सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कई सारे लॉज लाए गए हैं, कई सारे कोर्ट डिसीजंस आए हैं, ठीक है, इन सारे क्रूशियल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1991 एंड 1992। 73rd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1991 में, ठीक है। 74th अमेंडमेंट कब हुआ? 74th अमेंडमेंट हुआ 1992 में। तो इस अमेंडमेंट से क्या किया गया, जो विलेज में पंचायत थे, गांव में जो पंचायत थे, उन पंचायतों में 1/3 हिस्सा जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व किया गया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों में महिलाओं के लिए, पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ में महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है वो क्या की गई, रिजर्व की गई, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये था आपका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा, चाइल्ड लेबर पढ़ा एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड लेबर एंड स्टेटस ऑफ वुमेन हमने ये पढ़ लिया है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जितने भी पॉलिसीज़ बनाए थे ना इन सब चीज़ों के लिए, गवर्नमेंट ने डीपीएसपीस को ध्यान में रखकर ही बनाया था। डीपीएसपीस एज अ इंस्ट्रक्शंस काम कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द डीपीएसपीस। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसका क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे दे रखा है। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये है कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो क्रिटिक्स है, वो क्रिटिक्स क्या कहते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं कि डीपीएसपी जो है वो बस एक न्यू ईयर ग्रीटिंग्स की तरह है, जो देखने में सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, ये अच्छे अच्छे प्रोमिसेस है, ठीक है, ये एक न्यू ईयर ग्रीटिंग्स की तरह है, बट ये लीगली क्या है, इन्फोर्सिएबल है ही नहीं। जैसे कि आर्टिकल 37 आप पढ़िएगा, आर्टिकल 37, तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि अगर देखिए, अगर डीपीएसपीस का वायलेशन हो रहा है, डीपीएसपीस का वायलेशन हो रहा है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? आर्टिकल 32 के अंदर फंडामेंटल राइट कहता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट कहता है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सिएबल है। बट डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, डीपीएसपी इन्फोर्सिएबल नहीं है। इसीलिए कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि डीपीएसपी केवल एक न्यू ईयर ग्रीटिंग्स है, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स है, एक अच्छे अच्छे प्रोमिसेस है, अच्छे अच्छे वादे हैं जो हमें सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट में इन्फोर्सिएबल है ही नहीं। ये क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इसके आलोचक है वो कहते हैं। बट इट कैन नॉट बी सेड दैट दीज प्रिंसिपल्स आर एब्सोल्युटली यूजलेस। देखिए, इन सब के बावजूद भी कि न्यू ईयर ग्रीटिंग है, ये है, वो है, इन सब के बावजूद भी हम ये जो डीपीएसपीस है इसको पूरी तरह से यूजलेस नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से बेकारी है। क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक पोल स्टार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? एक पोल स्टार की तरह है। जिस तरह पोल स्टार हमें डायरेक्शन देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी क्या करती है? डायरेक्शन देती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। वो जब पॉलिसीज़ बनाती है तो डीपीएसपीस का ध्यान रखती है, इसको इग्नोर नहीं करती, ठीक है। आगे कहता है इट इज़ मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का एक आईना है, पब्लिक के विचारधारा का, पब्लिक क्या सोचती है, पब्लिक क्या चाहती है, उसका ये क्या है? एक तरह से मिरर है, आईना है। एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसके बेसिक स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें लिखा है ना, प्रियम्बल में आप पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में मेंशन है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करेगी, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, ये सब चीज़ें। तो ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट बेसिक स्पिरिट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है? कुछ स्टेप्स लिए हैं।
हालांकि हम ये कह रहे हैं कि ये न्यू ईयर ग्रीटिंग है, ठीक है, पोल स्टार है, समर्थक कह रहे हैं पोल स्टार है, बट ये जो है ना, इन सब मामलों में मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पोल स्टार, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, जो भी कहें लोग, क्रिटिक्स चाहे समर्थक जो भी कहें, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, और ये जो स्टेप्स लिए हैं ये डीपीएसपीज को ध्यान में रखकर ही लिए हैं। तो क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि यहाँ पे ज़मींदारी जो थी अपनी, ज़मींदारी प्लस जागीरदारी, इन दोनों को ही क्या किया गया, ख़त्म किया गया। ज़मींदारी जागीरदारी दोनों को ही ख़त्म किया गया। उसके बाद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए क्या किया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाया गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, ठीक है। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। तो नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन की स्थापना की गई। इसका क्यों स्थापना की गई, ताकि वुमेन्स के फेवर में, वुमेन्स के वेलफेयर में काम हो सके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग को इंट्रोड्यूस किया सरकार ने। लैंड सीलिंग का मतलब ये है कि ये तय कर दिया गया कि कोई व्यक्ति कितना ज़मीन अपने पास रख सकता है। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। देखिए प्रीवी पर्सेस क्या है, हमारे पास लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इन सभी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में लाना बड़ा मुश्किल काम था। तो सबसे क्या किया गया, कुछ वायदे किए गए। प्रिंसली स्टेट से कहा गया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब भारत में विलय होने के लिए एक पत्र था कि उस पत्र पे साइन कर दीजिए, भारत के साथ आ जाइए। बाकी भारत क्या करेगी, आपको कुछ भत्ता देगी। भत्ता मतलब कुछ पेंशन्स वगैरह देंगी, कुछ पैसे देंगी, जिसको क्या कहा गया, प्रीवी पर्सेस कहा गया। तो प्रीवी पर्सेस को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, प्रीवी पर्सेस को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और ये जितने भी डिसीजंस लिए सरकार ने, ये सारे सरकार ने डिसीजंस डीपीएसपीज को ध्यान में रखकर ही लिए हैं, उनको इग्नोर नहीं किया। आगे चलते हैं। आगे क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव बीन नेशनलाइज। तो ज़्यादातर जो बैंक्स थे उनको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। लाइफ इंश्योरेंस या उसके बाद जनरल इंश्योरेंस, इनको भी नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब क्या था, नेशनलाइज का मतलब था कि जो प्राइवेट बैंक्स थे, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह थी, उनको क्या कर दिया गया, उनको गवर्नमेंट के नियंत्रण में ले लिया गया, ठीक है। टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कैसे हटाया गया, 44th अमेंडमेंट कब हुआ, 1978। तो 1978 में 44th अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट से क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से हटा दिया गया। उसके बाद सब्सिडाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैव बीन लॉन्च टू हेल्प द पुअर पीपल। जो गरीब लोग थे उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए क्या किया गया, सब्सिडाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लाए गए। यानी कि सब्सिडाइज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, पैसे प्रोवाइड करती थी ताकि इनके जो चीज़ें हैं, इनको लोगों को, गरीब लोगों को वो सस्ते में मिल जाए, ठीक है। उसके बाद है द रूल्स रिक्वायर दैट बोथ मैन एंड वुमेन आर पेड इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। जो मैन है एंड वुमेन है उनको क्या मिले, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिले, इक्वल सैलरीज मिले। कुछ ऐसे प्रोविजंस गवर्नमेंट लेकर आई। उसके बाद अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। आर्टिकल 17 हमने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए ताकि SC STs और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। SC STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट हो सके, कुछ ऐसे प्रोविजंस वो लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ, थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1991 एंड 1992 रिस्पेक्टिवली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव बीन गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विथ मोर पावर्स।
तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, जो पंचायती राज थे उस पंचायती राज को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और इसको और ज़्यादा पावर्स दी गई। ठीक है। उसके बाद स्मॉल स्केल एंड विलेज इंडस्ट्रीज एंड खादी ग्राम उद्योग हैव बीन एनकरेज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द रूरल एरियाज। तो विलेज इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, उसके बाद हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, विलेज इंडस्ट्री या फिर खादी ग्राम उद्योग, इन सब चीज़ों पर क्या दिया, इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया, इन सब चीज़ों को एनकरेज किया गया ताकि जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण एरियाज, उनका डेवलपमेंट हो सके, वो समृद्ध हो सके। उसके बाद इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन एक्टिवली कोऑपरेटिंग विथ द यूएन टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंडिया जो है वो अभी यूएन के साथ कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है, एक्टिवली कोऑपरेट कर रहा है ताकि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी 12-13 पॉइंट, ये गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे और ये जो स्टेप लिए थे, ये जो कदम उठाए थे, इन सभी स्टेप्स में इन्होंने डीपीएसपीस का ध्यान रखा था। ठीक है, डीपीएसपीस को ध्यान में रखकर ये सारे कदम गवर्नमेंट ने लिए थे। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस समझ में आ गया। एक बार फिर समझा देता हूँ कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स है, बट समर्थक क्या कहते हैं कि एक तरह से ये पोल स्टार है और मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन का मिरर है, और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बेसिक स्पिरिट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और ये सारे के सारे स्टेप्स डीपीएसपीस को ध्यान में रखकर ही लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। ये चार्ट देखिए, टेबल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपीस है उसमें क्या क्या डिस्टिंक्शंस है। डिस्टिंक्शंस मतलब उसमें क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सिएबल है, जस्टिसिएबल है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। लेकिन डीपीएसपीस जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि डीपीएसपीस के मामले में अगर डीपीएसपीस का वायलेशन हो रहा है तो हम कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते। ये किस में लिखा है, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है और ये आर्टिकल 37 में मेंशन है कि फंडामेंटल राइट जो होगा वो इन्फोर्सिएबल होगा, जस्टिसिएबल होगा, जबकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होगा। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन की तरह काम करता है। स्टेट पे नेगेटिव ऑब्लिगेशन, स्टेट पे कुछ प्रतिबंध लगाता है कि स्टेट को क्या नहीं करना है। ठीक है, जबकि डीपीएसपी पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट। डीपीएसपी इज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। क्यों, क्योंकि डीपीएसपी राज्य को, स्टेट्स को यह अधिकार देता है कि वो स्टेट क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। उसके बाद अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स को, तो फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, ये इनके बीच में अंतर था। ये इन्फोर्सिएबल जस्टिसेबल है, ये इन्फोर्सिएबल जस्टिसेबल नहीं है। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन की तरह काम करता है, डीपीएसपी स्टेट पे पॉजिटिव ऑब्लिगेशन की तरह काम करता है। फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना, जबकि डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर आना समाज में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए डिस्टिंक्शन। अगला देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी जो हैं वो क्या है, आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो है वो एक दूसरे के पूरक और संपूरक है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपीस के बिना अधूरा है और डीपीएसपीस फंडामेंटल राइट्स के बिना अधूरा है। क्या हुआ था, 1951 में चंपकम दोराईराजन का केस आया। चंपकम दोराईराजन का जो मामला आया, ये चंपकम दोराईराजन का मामला जो था एजुकेशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड था। तो इस मामले में क्या किया, चंपकम दोराईराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से सुपीरियर होंगे। ये 1951 में कहा गया। 1957 में एक केस और आया, केरला एजुकेशन बिल केस। केरला एजुकेशन बिल केस में क्या कहा गया, केरला एजुकेशन बिल केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो होंगे,
केरला एजुकेशन बिल में क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट गेव डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस, इन दोनों में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। ठीक है, इन दोनों में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी था ही नहीं। फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट के पास कोई भी ऐसा केस आता है जिसका संबंध फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस से हो, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट हमेशा इनके बीच में हार्मनी बनाने की ट्राई करेगी, यानी कि बैलेंस करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ना तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को सुपेरियरिटी दी, ना तो डीपीएसपीस को सुपेरियरिटी दी। उन्होंने क्या कहा कि जब भी केस आएगा जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों में बैलेंस बनाने का ट्राई करेंगे, दोनों में बैलेंस बनाने का ट्राई करेंगे। तो यही डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन था। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं क्या है। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद इन चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर टू द डीपीएसपीस। तो केस हुआ 1951 में, चंपकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो डीपीएसपीस से सुपीरियर है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से सुपीरियर है। उसके बाद 1957 में 6 साल बाद केरला एजुकेशन बिल केस आया। उस केरला एजुकेशन बिल केस में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन दिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है कि कोर्ट के पास अगर कोई भी केस आती है जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के संबंध में हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का ट्राई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ना तो फंडामेंटल राइट्स को ना डीपीएसपी को, किसी को प्रायोरिटी नहीं देगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन केरला एजुकेशन बिल केस में दिया गया। उसके बाद 1971 में क्या हुआ? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था आर्टिकल 31C। ये आर्टिकल जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C क्या कहता है कि आर्टिकल 39B और C में जो प्रोविजंस लिखे हैं, आर्टिकल 39B एंड C में जो प्रोविजंस लिखे हैं, ये प्रोविजंस आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 से क्या होंगे? सुपीरियर होंगे। ठीक है, 25वां संविधान संशोधन 1971 में इससे एक आर्टिकल जोड़ा गया 31C, और इसमें कहा गया कि 39B और C जो होंगे, आर्टिकल 39B और C में जो प्रोविजंस लिखे हैं, वो प्रोविज़न आर्टिकल 14, 19 और 31 से क्या होंगे? सुपीरियर होंगे। इसका मतलब 25th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 25th अमेंडमेंट के ज़रिए, इस अमेंडमेंट के ज़रिए ये कहा गया कि जो डीपीएसपी जो होंगे वो सुपीरियर होंगे फंडामेंटल राइट से। ठीक है, डीपीएसपी जो होंगे वो क्या होंगे? सुपीरियर होंगे फंडामेंटल राइट से। उसके बाद 1976 में क्या हुआ? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट का क्लॉज 55 जो है, क्लॉज 55 जो है, उस 55 में क्या किया गया? इस अमेंडमेंट के क्लॉज 55 में क्या किया गया? आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट किया गया। इस आर्टिकल में क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि सारे के सारे डीपीएसपी, सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल राइट से सुपीरियर है। ठीक है, फिर 1980 में ठीक है, 1980 में क्या हुआ? 1980
मिनर्वा मिल्स केस आया, मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस। इस मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, इस मिनर्वा मिल्स केस में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो क्लॉज 55 था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो क्लॉज 55 था, उस क्लॉज 55 को खारिज कर दिया। इस क्लॉज 55 को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्लॉज 55 ने क्या किया था, उसमें आर्टिकल 31C में अमेंडमेंट किया गया था और ये कहा गया था कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे उनसे डीपीएसपीज क्या होंगे, सुपीरियर होंगे। डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट्स के मुकाबले में सुपीरियर होंगे। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस 1980 में इस प्रोविजंस को उन्होंने क्या कर दिया, एक तरह से खारिज कर दिया गया। ठीक है, इस जजमेंट को उन्होंने खारिज कर दिया। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में कहा कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट जो है वो दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक ही रथ के दो पहिए, इनमें से कोई सुपीरियर या फिर इन्फीरियर हम इनको नहीं मान सकते। ठीक है, एक ही रथ के दो पहिए हैं फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि डीपीएसपीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, डीपीएसपीज का ऑब्जेक्टिव है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जबकि फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव है हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। हमने पढ़ा था ना अभी यहाँ पे, हाँ, तो हमने पढ़ा था कि डीपीएसपीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को स्थापित करना, और फंडामेंटल राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करना। तो इसीलिए मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों में से किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों एक ही रथ के दो पहिए, इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दोनों में क्या करें, बैलेंस बनाकर रखें। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, हाँ जी, तो ये था आपका चैप्टर। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी था ये आपका चैप्टर। इसमें एक पार्ट और है, इसमें एक पार्ट और है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे उसको। तब तक के लिए हम यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। डीपीएसपीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, और बाकी आप चाहें तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।